ओके वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन का, एक और ग्लैंड हमें आज पढ़ना है, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के कुछ और नाम है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड इट इज आल्सो नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रारेनल ग्लैंड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये ऑन द टॉप ऑफ द किडनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सुप्रारेनल हो गया ऊपर। It is also known as the gland of emergency. Okay, gland of emergency. emergency के टाइम पे जो हार्मोन रिलीज करेगा वही उसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रिपल एफ ग्लैंड, क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन। वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि ट्रिपल एफ को बोलते हैं हम, इसीलिए हम इसको ट्रिपल एफ बोलते हैं क्योंकि ये जो ट्रिपल एफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो जनरली 3 कंडीशंस में काम करता है। 3 कंडीशन में वो प्रोड्यूस होता है। वन इज द फाइट, सेकंड इज द फ्राइट एंड थर्ड इज द फ्लाइट। फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट के टाइम पे ये ग्लैंड्स जो हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हम ट्रिपल एफ हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज द 4S हार्मोन, 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड इसको हम क्यों बोलते हैं, जब हम इसके हार्मोन्स की फंक्शन करेंगे वहां पे हमें ये समझ में आएगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज द 4S ग्लैंड। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो ये हार्मोन, जो ये ग्लैंड है, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो मेनली फंक्शन करते हैं शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर। ओके, नंबर सेकेंड जो इसके हार्मोन्स है वो फंक्शन करते हैं इन द साल्ट रिटेंशन। ओके, Number 3, it also produces the sex hormones. It also produces the hormones during stress condition. 1S, 2nd S, 3rd S, and 4th S. So it's known as the 4S gland hormone because it produces the hormone which regulates the sugar metabolism, which regulates the salt retention, which secretes the sex hormone, and which produces the hormone under stress condition. इसलिए इसको हम बोलते हैं 4S gland. Okay. नाउ अगर हम ऑरिजिन की बात करेंगे, ऑरिजिन कहां से निकला है, ये कौन से डर्म से निकला है ये। ठीक है, इट्स ऑरिजिन इज एक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। एक्टो मेसोडर्मल क्या होता है? दैट मीन्स अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की देखेंगे, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो बाहर वाला एड्रिनल होता है दैट इज द एड्रिनल मेडुला, एंड अंदर वाला जो है दैट इज द बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। जो मेडुला है दैट इज द एक्टोडर्मल। जो मेडुला है दिस इज द एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ओके, व्हाइल एज जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। ओके, याद रखना जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पोर्शंस होते हैं। वन इज द आउटर कॉर्टेक्स व्हिच इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, व्हाइल एज इनर मोस्ट इज द मेडुला व्हिच इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ओके, तो इसके बाद अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड की साइज की बात करेंगे, सबसे पहले इट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर and 3 centimeter in breadth. ओके, ब्रेड्थ में ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे, शेप अगर हम देखेंगे, इट इज ट्राइंगुलर पिरामिड लाइक, पिरामिड शेप्ड, ट्राइंगुलर है ये और पिरामिड शेप्ड है। ओके, दिस इज ऑरिजिन है, इसका साइज आ गया, शेप आ गया इसका। ठीक है, नाउ इसके बाद अपन इसका देखेंगे कि जो इसका वेट है, जनरली नॉर्मल अडल्ट्स में इसका वेट जो है दैट इज 4 to 6 grams इन नॉर्मल अडल्ट्स। नॉर्मल अडल्ट्स में इसका जो वेट है दैट इज 4 to 6 ग्राम्स वेट है ये। ठीक है, सो इसके बाद अपन आएंगे इसके लोकेशन पे।
व्हाट इज द लोकेशन, कहां पे प्रेजेंट होता है ये, स्ट्रेट कहां पे होता है ये ग्लैंड. ओके, नाउ लोकेशन की अगर हम बात करेंगे यहां पे, लोकेशन, दिस इज द किडनी. ओके, ये किडनी है. अभी मैंने बोला सुप्रारेनल ग्लैंड, किडनी के टॉप पे एक कोनिकल शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है. एक किडनी पे एक और दूसरे किडनी पे दूसरा रहता है. ओके, these are 2 in number. Okay, suprarenal gland, this is location on the top of each kidney. हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड रहता है. सो अगर मैं नंबर की बात करूंगा, 2 in number, that is one pair of adrenal gland is present on 2 kidneys. ठीक है, तो ये इसका लोकेशन हो गया ऑन द टॉप ऑफ द किडनी. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो एक सेक्शन लेते हैं, हम सेक्शन ले लो अंडर द माइक्रोस्कोप, जूम करके देखो तो क्या देखने को आपको मिलेगा यहां पे. दिस इज द ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, जब हम इसके अंदर देखते हैं, हियर आर द 2 zones. One is the innermost, this one, this is known as the medulla, adrenal medulla. और जो outer है, outer is known as the adrenal cortex. एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स. जब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स इसके पास 3 जोन्स होते हैं. जोन मींस हो गए रीजन्स, इसके पास 3 रीजन्स होते हैं. वन इज द आउटर, ओके, सेकेंड इज द मिडल एंड थर्ड वन इज द innermost. This is the innermost and this is the middle one, the blue color middle one, and the red one which is the outermost. 3 zones है ये. Okay, the outer zone of the adrenal cortex is known as zona glomerulosa. Zona glomerulosa. Okay, and the middle zone is known as zona fasciculata. Okay, and the cortex का ये innermost zone जो है, that is known as the zona reticulata. Okay, 3 zones हैं adrenal cortex के. One is the zona glomerulosa, outer zone, and the middle is the zona fasciculata, and the innermost zone is known as the zona reticulata. Zona क्या होता है? zona एक रीजन होता है. ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला की अगर हम बात करेंगे, इसका कोई जोन नहीं रहता है. इसके अंदर सिंपली सेल्स रहते हैं. उन सेल्स को हम बोलते हैं क्रोमाफिल cells. These are having the cells known as the chromophil cells. ओके, याद रखना, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ज़ूना ग्लोमेरुलोसा उनको हम बोलते हैं. क्लियर? और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ूना फैसिकुलेटा, एंड दीज सेल्स आर नोन एज द ज़ूना रेटिकुलेटा. ओके, एक चीज और याद रखना, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द मेजर पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. ओके, नियर अबाउट 80 to 80% ग्लैंड जो है ये बना है एड्रिनल कॉर्टेक्स का. ओके, और 10 to 20% comprised of adrenal medulla. Adrenal medulla 10 से 20% तक इसका कंपोजिशन बनाता है, while as
80% जो है वो बनाता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, तो इसके बाद हम आएंगे इसके हार्मोन्स पे, कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूंगा, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। अभी मैंने बोला एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द आउटर कॉर्टेक्स, सेकेंड इज द इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो आउटर कॉर्टेक्स है इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स। ओके, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ऑल द हार्मोन्स आर स्टेरॉइड इन नेचर, स्टेरॉइड इन नेचर, इनका नेचर जो है वो स्टेरॉइड होता है। व्हाइल एज इनर मेडुला जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के नीट के एग्जाम में। दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो आउटर कॉर्टेक्स अभी मैंने बोला 80 to 90% कॉम्प्राइज करता है ये। तो इसके पास 3 जोन्स होते हैं। वन इज ज़ूना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड इज ज़ूना fasciculata एंड थर्ड वन इज ज़ूना रेटिकुलेटा। ओके, तो अगर हम यहां पे बात करेंगे, ज़ूना ग्लोमेरुलोसा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उनको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, और ज़ूना फैसिकुलेटा सिक्रीट करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन, उनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड ज़ूना रेटिकुलेटा हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, also known as the weak androgens। इनको हम नाम देते हैं वीक एंड्रोजेंस भी। ठीक है, तो ये कैसे आप याद रखोगे, ज़ूना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है मिनरलोकॉर्टिकोट्रोपिक, ज़ूना फैसिकुलेटा से सिक्रीट होता है ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक एंड ज़ूना रेटिकुलेटा से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। इसके लिए एक फार्मूला बताऊंगा मैं, गो फॉर रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट्स। गो फॉर रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट्स। गो जो अपर वाला मैंने लिखा, दिस इज द नेम ऑफ ज़ू। जी फॉर ज़ूना ग्लोमेरुलोसा, एफ बोले तो ज़ूना फैसिकुलेटा, आर बोले तो ज़ूना रेटिकुलेटा। ज़ूना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है मिनरलोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एम मेक मिनरलोकॉर्टिकोट्रोपिक, एफ से जी, एफ से जी फैसिकुलेटा सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड आर रेटिकुलेटा से एस स्वीट, स्वीट बोले तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ओके, सिंपल फार्मूला याद रखने के लिए। देन इसके बाद इसका हम रोल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बाद हम आएंगे पहले इनर के। इस पे इनर में मैंने अभी बोला जो मेडुला है इसमें क्रोमोफिल सेल्स होते हैं, क्रोमोफिल सेल्स। ये क्रोमोफिल सेल्स जो है एक्चुअली these cells are the modified form of sympathetic nervous system। जो sympathetic nervous system है, ओके, याद रखना, these are the modified neurons of sympathetic nervous system। जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं जो आते हैं इस ऑर्गन की तरफ, वो मॉडिफाई हो गए हैं और उसमें वही चेंज हो गए हैं क्रोमोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, एक और चीज याद रखना, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दिस पोर्शन इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के कहने पे ये हार्मोन रिलीज करता है। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, वीक एंड्रोजेंस। ये दिस इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे आपको मालूम है, मैंने आपको जब पहले लेक्चर पढ़ा है एंडोक्राइनोलॉजी का, उसमें हाइपोथैलेमस दिया। हाइपोथैलेमस जो है
एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ACRH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस वो एक्ट करता है ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन थे, यहाँ पे ट्रोपिक हार्मोन्स है। ये ट्रोपिक हार्मोन्स एक्ट करते हैं ऑन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, नॉट ऑन द मेडुला पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, ये याद रखना। सिर्फ ACTH एक्ट करते हैं ऑन द कॉर्टेक्स पार्ट, और ACTH की कहने पे जो कॉर्टेक्स है इट रिलीजेस द 3 different hormones, okay, while as the inner medulla part जो है it has the chromophil cells modified sympathetic neurons का, ये directly under the control of brain होता है। जब बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस आते हैं तब जाके ये हार्मोन्स अपने रिलीज करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में हार्मोन रिलीज ये नहीं करता है, ओके। तो दिस वाज द अबाउट ऑफ द हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन, कौन सा जोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, जो क्रोमोफिल सेल्स है दैट इज द इनर मेडुला पार्ट, इट प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स, उनको हम बोलते हैं कैटेकोलामाइड्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कैटेकोलामाइड्स, उनको हम बोलते हैं कैटेकोलामाइड्स। कैटेकोलामाइड्स में यहाँ पे 2 हार्मोन्स आते हैं। वन हार्मोन इज नोन एज एपिनेफ्रिन एंड सेकेंड इज नोन एज norepinephrine. One is known as the epinephrine, second is known as the norepinephrine. This epinephrine is also known as adrenaline. This is also known as noradrenaline. एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, इसका रोल हम बाद में पढ़ेंगे। याद रखना कौन से हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। बोथ द हार्मोन्स आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव इन इट्स नेचर, ठीक है। नाउ अलग अलग हार्मोन्स का हमें रोल पढ़ना है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। दिस इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स का जूना ग्लोमेरुलुसा, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जूना ग्लोमेरुलुसा क्या सक्रीट करता है? इट सक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है दिस इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ओके। यहां पे मेजॉरिटी इसके अंदर में 2 हार्मोन्स आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो मैंने आपको किडनी में पढ़ाया है, किडनी फंक्शन में जब मैंने आपको पढ़ाया एल्डोस्टेरोन, आपको याद होगा एल्डोस्टेरोन, ओके। एंड सेकेंड हार्मोन इज डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, 2 हार्मोन्स। लेकिन यहां पे मेजर रोल जो प्ले करता है दैट इज द एल्डोस्टेरोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आपको पढ़ना है, ओके। दिस इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में से जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज द एल्डोस्टेरोन। नाउ एल्डोस्टेरोन का हम रोल प्ले करेंगे। व्हाट इज इट्स रोल, कौन सा रोल प्ले करता है एल्डोस्टेरोन? अगर आपको याद है मैंने आपको किडनी में पढ़ाया है, दिस इज द नेफ्रॉन, ओके। दिस इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज द डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। जब बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, दैट इज बीपी कम हो जाता है, ओके, उस टाइम क्या होता है, एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, उस सिस्टम का नाम है रास, एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम अंडर लो बीपी। जब बीपी कम हो जाता है तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो रास सिस्टम क्या करता है, रास सिस्टम चला जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलता है कि आपको एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी गिर गया, राइज कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो आ गया एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है,
एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन, जब एल्डोस्टेरोन आया इट एक्ट्स ऑन द डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के डीसीटी पे एक्ट करता है और यहां पे अराइज करता है सोडियम पोटेशियम पंप, इंक्रीज द नंबर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप्स। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप्स का नंबर इंक्रीज हो गया, जो यहां पे फिल्ट्रेट आया था यूरिन बनने के लिए, उस फिल्ट्रेट में मेजॉरिटी वाटर प्रेजेंट होता है, तो इन सोडियम पोटेशियम पंप्स से सबसे पहले सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इनटू द ब्लड। ये ब्लड वेसल है, यहां से इसने सोडियम मॉलिक्यूल्स निकाले और इस सोडियम पोटेशियम पंप से, और वो सोडियम को इंक्रीज किया, सोडियम को बढ़ाया किसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। जैसे ही सोडियम आता है तो इसके साथ साथ वाटर भी चला आता है। इट ऑल्सो functions in the reabsorption of water from the distal convoluted tubule part of the nephron। ये इसका मेजर रोल है। ओके, एक और रोल इसके साथ में क्या करता है, एक लिए सोडियम पोटेशियम पंप, जब इसने सोडियम यहां से निकाला ब्लड के अंदर डाला और यहां से एक्स्ट्रा पोटेशियम को यहां से वापस डाला, दैट इज अगर ब्लड के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, तो नॉर्मल होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ज्यादा पॉजिटिव आयन ब्लड में न रहे, ये पोटेशियम के पॉजिटिव को इसी पंप से वापस भेजा जाता है, वापस भेजता है, और प्लस पोटेशियम के साथ साथ फॉस्फेट आयंस को एलो करता है यूरिन में पास होने के लिए। किन चीजों को बचाता है यूरिन में पास ना होने से, वन इज सोडियम, सेकंड इज द वाटर। ओके, सोडियम एंड वाटर को ये रीअब्सॉर्ब करता है, और क्या करता है, पोटेशियम TO4 एंड K पॉजिटिव को ये क्या करता है, वापस लाता है, यानी कि सिक्रीट करता है ब्लड से यूरिन के अंदर। इससे क्या हुआ, एक तो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रही, दूसरा जो यहां पे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन आया था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे कि डिक्रीज हो गया था, ये डिक्रीज से नॉर्मल की तरफ आ गया, तो बीपी आल्सो इंक्रीजेस, दैट इज इंक्रीज आफ्टर द नॉर्मल। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं, इट आल्सो रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ इन द बॉडी। यस, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस से मेंटेन करता है। कैसे, पोटेशियम आयन सिक्रेट किए इसने, फास्फेट आयन सिक्रेट किए, क्योंकि अगर ये ब्लड के अंदर रहेगा तो ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाती, तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सोडियम इसने यहां से दिया, वहां से पोटेशियम और फास्फेट को रिमूव किया थ्रू द यूरिन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मेन इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन, ये याद रखना। नाउ सेकंड ग्लैंड पे आते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट पे आते हैं, कॉर्टिकस के सेकंड पार्ट, इनर मिडल मोस्ट पार्ट, दैट इज द ज़ोना फैसिकुलेटा। ज़ोना फैसिकुलेटा, ज़ोना, अभी मैंने बोला ज़ोना फैसिकुलेटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का है, दैट इज नोन एज द कॉर्टिसोल। याद रखना, कॉर्टिसोल मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, कॉर्टिसोल, ये आपको पढ़ना है। कॉर्टिसोल जो है ये क्या करता है, अब इसकी फंक्शन क्या है। सबसे पहले जो कॉर्टिसोल की फंक्शन है, इट परफॉर्म्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे फंक्शंस करता है ये, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्यों कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है ये, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन कॉर्टिसोल की क्या जरूरत पड़ी। देखो, दिस कॉर्टिसोल इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। याद रखना, इसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन में बहुत सारा डिफरेंस है। इमरजेंसी कंडीशन में जो एड्रेनल मेडुला है वो काम करता है, लेकिन जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है, स्ट्रेस वाली कंडीशन में कॉर्टिसोल काम करता है। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर में आप आ गए, स्ट्रेस, कोल्ड ज्यादा, ठंड ज्यादा बढ़ गई, दैट इज स्ट्रेस। किसी का नीट क्वालिफाई नहीं हो गया, दैट इज आल्सो द स्ट्रेस। ओके, या एंजाइटी, सैडनेस, वहां पे इन कंडीशंस पे कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ओके, सो इसलिए इसको हम बोलते हैं
लाइफ सेविंग हार्मोन, याद रखना, दिस ऑल्सो नोन एज द लाइफ सेविंग हार्मोन. कॉर्टिसोल इज नोन एज द लाइफ सेविंग हार्मोन. कैसे? ड्यूरिंग सिट्रस कंडीशंस बॉडी के अंदर हार्ट बीट बढ़ जाती है. ओके, या सिट्रस कंडीशन में हम बोलते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं. ब्लड के अंदर, दिस इज द ब्लड वेसल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ग्लूकोज की क्वांटिटी ब्लड के अंदर ये बढ़ाता है. ओके, कैसे? बाय परफॉर्मिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस नए नए सोर्सेज से, नियो मीन्स हो गया नए सोर्सेज से ग्लूकोज बनाना. ओके, कैसे बनाएगा? सबसे पहले ये जाता है लिवर के पास, ये जाता है लिवर के पास, और लिवर को बोलता है कि जो तेरे अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है उसकी आप ग्लाइकोजेनालाइसिस करो. ओके, ग्लाइकोजन से लिवर से निकालेगा, ग्लूकोज ब्लड के अंदर डालेगा, एक फंक्शन. ओके, सेकेंड, यहां पे जो लिपिड्स इस लिवर में स्टोर करके रखे हैं उन लिपिड्स की जाती है लिपोलिसिस, लाइपोलिसिस. ओके, इसके अलावा जो यहां पे प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स उनको प्रोटियोलिसिस करता है, तीनों में से निकलता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ऐड करता है कहां पे? हमारे ब्लड के अंदर. प्रोटीन इससे क्या हुआ? प्रोटियोलिसिस. ओके, तो प्रोटियोलिसिस, दैट लिपोलिसिस, देन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर. तो इनको भी हम बोलते हैं, ये प्रोसेस जब प्रोटीन्स, लिपिड्स यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनता है उसी को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. एक इम्पोर्टेंट रोल. ओके, क्या क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. क्या मैं बोल सकता हूं इट आल्सो परफॉर्म्स द लिपोलिसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म. इट आल्सो परफॉर्म्स द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दैट इज द प्रोटियोलिसिस. ओके, एक रोल. सेकंड रोल क्या है इसका? It also affects the cardiovascular function. Also affects the cardiovascular function. Cardiovascular function भी इफेक्ट करता है. ओके, कैसे? जब भी सिट्रस आता है तो ये अमाउंट ऑफ ब्लड जो है बढ़ाता है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाता है ये. ओके, इससे क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा. इट आल्सो इफेक्ट्स द किडनी फंक्शन. किडनी फंक्शन को कैसे इफेक्ट करेगा ये? जब भी सिट्रस आता है तो सिट्रस के टाइम पे GFR थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. ओके, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीजेस, थोड़ा सा इंक्रीज कराता है इसको. कैसे इंक्रीज कराता है? क्योंकि जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, अगर ग्लोमेरुलस के अंदर नॉर्मल से ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है GFR बढ़ेगा, क्योंकि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ता है. ये कौन करता है यहाँ पे? जो स्ट्रेस कंडीशन में कॉर्टिसोल. ओके, एक और इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. तो अच्छा काम करता है. इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. स्टिमुलेट, रोल नंबर 4, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज की प्रोडक्शन ये ब्लड के अंदर बढ़ाता है. क्यों? जैसे ही इंजरी होती है टिश्यूज में, ब्लड लॉस होता है और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो गया, अब आरबीसी रिलीज करो, अब आरबीसी प्रोड्यूस करो. ओके, नंबर 5th रोल, इट also acts as anti-inflammatory hormone. Anti-inflammatory hormone. ओके, एंटी-इन्फ्लेमेटरी हार्मोन कैसे ये एक्ट करता है? देखो, जब भी कोई इंजरी होती है, क्लियर, या स्किन पे कोई खराश होती है या स्किन पे कोई एलर्जी होती है, तो उस समय हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर जो है वो कुछ क्रीम के फॉर्म में हमें मेडिसिन देता है. वो एक्चुअली मेडिसिन क्या होता है? दैट इज द कॉर्टिसोल. वो क्रीम में कॉर्टिसोल होता है, दैट इज द
कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो, ओके, स्टेरॉइड्स होते हैं वो, ठीक है, स्टेरॉइड क्रीम्स। जब यहां पे स्टेरॉइड क्रीम्स हम लगाते हैं स्किन के ऊपर, तो ये क्या करता है, यहां पे जो हिस्टामाइन लेता है, आपने पढ़ा होगा बेसोफिल्स और ऑल्सो नोन एज मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामाइन, मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामाइन, ओके। जब भी हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन आएगा। तो ये मास्ट सेल्स के पास जाता है, उनकी हिस्टामाइन प्रोडक्शन को रोकता है। जब हिस्टामाइन ही नहीं आया तो दैट मीन्स एंटी इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन आने वाला था हिस्टामाइन की वजह से, वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, ओके। एक और ये फंक्शन यहां पे करता है इन द एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इट आल्सो इनहिबिट द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इनहिबिट्स द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है उसको इनहिबिट करता है, रोक के रखता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे करता है दैट मीन्स ये डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है, ओके। एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन यहां पे इन्फ्लेमेशन को रोकता है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे बात करूंगा, क्या हमारे इम्यून सिस्टम पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? यस, ये सप्रेस करके रखता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इट आल्सो सप्रेसेस आवर इम्यून सिस्टम। जब भी ये बॉडी में आता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है, मतलब स्टॉप करता है। कैसे? क्योंकि अभी मैंने बोला मास्ट सेल्स का जो हिस्टामाइन रिलीज होता है उनको रोकता है कि अभी मत हिस्टामाइन रिलीज करो, ओके। या जो मैंने अभी बताया था टी लिम्फोसाइट्स में साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइन्स को भी ये रिलीज होने से रोकता है। तो उससे क्या होता है? इम्यूनोसप्रेशन। एक तरफ से ये ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे लिए नुकसान है, बॉडी को डैमेज पहुंचाता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। सप्रेस कैसे करता है? ये बेसोफिल, बेसोफिल इज द टाइप ऑफ द WBC, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है। दैट मीन्स इट आल्सो रिड्यूसेस द WBC फंक्शन। जो WBC का फंक्शन है उनको ये रिड्यूस करता है। इसीलिए इस हार्मोन का नाम है एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन और आल्सो नोन एज द सप्रेसर, इम्यूनोसप्रेसेंट हार्मोन, ओके। इम्यूनोसप्रेसर हार्मोन जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। क्यों? क्योंकि ये मास्ट सेल्स पे जाता है और मास्ट सेल्स का जो हिस्टामाइन सिक्रीशन होता है उसको स्टॉप करता है, ओके। तो ये इसका एक और इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। एक और रोल आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कॉर्टिसोल का। इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द, यानी कि ब्लड के अंदर जो अमीनो एसिड है, दिस इज द ब्लड के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अमीनो एसिड चले जाती है सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सेल बैठी है, सेल को बहुत सारी चीज जरूरत है, अमीनो एसिड भी चाहिए उनको। ये जब भी कॉर्टिसोल आता है, तो कॉर्टिसोल के प्रेजेंस में सेल जो है अपटेक ऑफ अमीनो एसिड लेना बंद करती है। दैट इज द यूटिलाइजेशन। इट आल्सो इनहिबिट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू द सेल्स। जो सेल्स है जब वो अमीनो एसिड लेने के लिए इससे पहले तैयार थी, लेकिन जैसे ही कॉर्टिसोल आया, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिसोल, ये अमीनो एसिड सेल को यूटिलाइज नहीं करने देता है, क्योंकि सेल को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है अमीनो एसिड्स की, सेल को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, ओके, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन बॉडी में चलता है, तभी जाके कॉर्टिसोल आता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे कॉर्टिसोल हार्मोन्स की, ठीक है। नाउ एड्रेनल कॉर्टिकस का थर्ड जोन, दैट इज द ज़ोना रेटिकुलेटा, ओके, ज़ोना रेटिकुलेटा। ज़ोना रेटिकुलेटा, अब मैंने आपको बोला ज़ोना रेटिकुलेटा इनर मोस्ट जोन है एड्रेनल कॉर्टिकस का। इट प्रोड्यूसेस वीक androgens, okay, weak androgens, also known as the sex hormone.
लेकिन सर हमने सुना है सेक्स हार्मोन जो है वो गोनेड्स से सिक्रेट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मेल्स, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, इन केस ऑफ मेल्स दिस एंड्रोजन, इसको हम बोलते हैं मेल एंड्रोजन, दिस इज मेनली टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलता है और वीक इन फंक्शन होता है। ओके, बिफोर, कब आता है ये? बिफोर प्यूबरिटी, बिफोर प्यूबरिटी। ओके, इन केस ऑफ फीमेल्स में अगर बात करूंगा, फीमेल्स में भी ये फीमेल एंड्रोजन आता है, और फीमेल एंड्रोजन, फीमेल में एंड्रोजन निकलता है और वो उसको चेंज करती है, कन्वर्ट करती है एस्ट्रोजन में। कुछ भी दे दो फीमेल्स को, कन्वर्ट करती है एस्ट्रोजन के अंदर। यहां पे भी एंड्रोजन आया फीमेल की बॉडी में और उसने उसको चेंज किया एस्ट्रोजन में, ठीक है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, बट यहाँ पे ये बिफोर प्यूबर्टी, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी ये काम टेक ओवर किसको किया जाता है? टेस्टिस को। ओके, आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एक्टिव फॉर्म में निकलता है वो, इसलिए वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन का क्या रोल है यहाँ पे? जो एस्ट्रोजन यहाँ पे एंड्रोजन जो ज़ूना रेटिकुलेटर से सीक्रेट होता है। आपको मालूम है फीमेल्स के अंदर मेनोपाज आता है, मेनोपाज। ओके, मेनोपाज के टाइम पे जो ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो बंद होता है वहां पे, क्योंकि आप वहां पे क्या होता है 45 एज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, मेनोपाज आता है। लेकिन उसके बाद भी फीमेल्स के अंदर कुछ सेक्सुअल ड्राइव रहता है, कुछ लिबिडो रहता है, ठीक है। वो सेक्सुअल लिबिडो कौन प्रोवाइड करता है इसको? ये एस्ट्रोजन व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द ज़ूना रेटिकुलेटा। ओके, याद रखना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ज़ूना रेटिकुलेटा के हार्मोन्स। नाउ दिस इज द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज द ज़ूना एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला अभी मैंने बोला इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली 10 to 20%, 10 से 20% ये कंपोजिशन में बनाता है। और इसके जो हार्मोन्स हैं, अभी मैंने बोला इसकी जो हार्मोन्स हैं दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, नॉट अंडर पिट्यूटरी कंट्रोल, पिट्यूटरी का कंट्रोल में वो नहीं है। ओके, तो जो यहां पे हार्मोन रिलीज होते हैं दीज आर नोन एज कैटेकोलामाइन्स, इनको हम बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन इनका प्रोडक्शन 20% होता है, 80% प्रोडक्शन होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से और 20% प्रोडक्शन होता है एड्रेनल मेडुला से। अगर हम कैटेकोलामाइन की बात करेंगे, नंबर 1 इज एड्रेनालिन and second is known as the noradrenaline, adrenaline and noradrenaline, also known as epinephrine, also known as norepinephrine, epinephrine, norepinephrine. These both hormones are, maybe एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका नेचर क्या है? These are अमीनो एसिड डेरिवेटिव, इनका नेचर जो है वो अमीनो एसिड का रहता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पास ये कंफ्यूजन होता है कि एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। ये एंटागोनिस्ट ईच अदर नहीं है, क्यों? बिकॉज दे जस्ट लाइक एज ब्रदर्स, आपस में ये जस्ट भाई भाई होते हैं। मोस्ट ऑफ द देयर अबाउट 90% ऑफ फंक्शन जो है वो उनकी सिमिलर होती है, 90% ऑफ फंक्शन की सिमिलर होती है। कब आते हैं बॉडी में? दीज आर ऑल्सो नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन्स, एमरजेंसी हार्मोन। अभी मैंने आपको बोला ऑल्सो नोन एज FFF हार्मोन और 3F हार्मोन, हार्मोन ऑफ 3F, फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट के टाइम पे ये हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं और इनके स्क्रीशन डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ sympathetic nervous system. याद रखना, their secretion is directly under the control of sympathetic nervous system,
डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशंस क्या है सर? फॉर एग्जांपल आप रास्ते से चल रहे थे, अचानक आपके सामने शेर आ गया, क्लियर, या कुत्ता आपके पीछे लगा दौड़ते दौड़ते, उसको कहीं और जाना था, आपको लगा कि ये मेरे पीछे आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? भागते भागते चले जाओगे यहाँ से, वो जगह पे आप नहीं रहोगे। तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की जो कंडीशन है वो सब चेंज हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी हार्ट रेट है, हार्ट बीट, वो बढ़ जाएगी, क्लियर। जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगी, दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा आपकी बॉडी को। जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट मीन्स हो गया जब हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन में, क्लियर, हार्ट पर मिनट कितना ब्लड देता है हमारी बॉडी को, वो बढ़ेगा, क्लियर। जनरली हार्ट जो है वो 70 ml ब्लड देता है और 60 ml ब्लड अपने पास रखता है। वेंट्रिकल्स कभी खाली नहीं होती है, एक बार याद रखना, वेंट्रिकल्स हमारे कभी खाली नहीं होती है। जिस तरह लंग्स में डेड वॉल्यूम रहता है, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, वो कभी वो बाहर नहीं देते हैं, इसी तरह कार्डियक आउटपुट के दौरान जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन पे जाते हैं, वो सिर्फ 70 ml ब्लड बाहर देते हैं बॉडी को, और 60 ml ब्लड जो है वो हमारे अपने पास रखता है। लेकिन ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशंस, जब हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसका आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, तो इन 60 ml में से ये इस 70 ml के साथ ही बेचता है। ओके, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। इट आल्सो इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन विद द स्ट्रोक वॉल्यूम? इट आल्सो इंक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बीट में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन पे जाते हैं, वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी को देते हैं पर बीट, पर कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी मैंने बोला 70 ml के अलावा भी वो इस 60 ml में से कुछ ब्लड निकाल के बॉडी को देगा। अगर पर मिनट की बात करेंगे तो कार्डियक आउटपुट, अगर हम एक बीट की बात करेंगे, एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजेस हियर। ओके, तो व्हाट अबाउट पल्स रेट? पल्स रेट में क्या होगा? जब कोई बंदा शेर देख के भागता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? हाफता रहता है, ठीक है। तो उसकी पल्स रेट जो है, अगर आप उसकी पल्स रेट चेक करोगे वो ज्यादा होगी। ओके, तो हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, नियर अबाउट 72 जो है वो नॉर्मल है, इसकी हार्ट बीट 80 तक जाती है वो टाइम पे। ओके, इससे क्या होता है फिर, और क्या होता है यहाँ पे? ऑल्सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि बॉडी इस वक्त इमरजेंसी कंडीशन में है, सेल्स फंक्शन बहुत फास्ट कर रही है। जब सेल्स ज्यादा फंक्शन कर रही है तो सेल्स एटीपी ज्यादा बनाती है। इस चीज का मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, ये चीज याद रखना। ये दोनों की फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन की, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? ये सेल्स है, दिस इज द बॉडी सेल। तो ये क्या करती है? इसके पास ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाता है एटीपी। ओके, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब आप इसको, सेल की एक्टिविटी बढ़ेगी, जब बढ़ेगी, दैट मींस एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होगी सेल को। एटीपी, उसको सेल को ज्यादा एटीपी चाहिए। ओके, क्योंकि सेल क्या कर रही है? फंक्शन फास्ट कर रही है, ज्यादा कर रही है नॉर्मल से। इससे इसको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? इसकी ब्रीदिंग रेट, इस पर्सन की ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है? 12 to 16 टाइम्स। लेकिन इस कंडीशन में जब आपके पास एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन आता है बॉडी के अंदर, उस टाइम जो ब्रीदिंग रेट है वो नियर अबाउट 20 to 25 ब्रेथ्स पर मिनट रहती है। क्यों? बॉडी को क्या चाहिए? मोर ऑक्सीजन। क्यों चाहिए मोर ऑक्सीजन? क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज यहाँ पे मेटाबोलाइज करना है। जब बॉडी नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी तो उसको हम बोलते हैं, इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। व्हाट्स बीएमआर? कुछ नहीं है बीएमआर। जब भी बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन की कंजप्शन ज्यादा करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो उस टर्म को हम नाम देते हैं, इस पर्सन का बीएमआर बढ़ गया। ओके,
तो मैं बात कर रहा यहाँ पे ग्लूकोज की, जैसे जैसे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ज्यादा होती है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है, तो ये ग्लूकोज आएगा कहां से? ओके, सबसे पहले ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है वो सेल्स यूज करते हैं। ओके, इसके बाद लिवर पे बारी आती है। मिस्टर लिवर, फिर से यहां पे आप रोल प्ले करो। लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है स्टोर, उसकी मेटाबॉलिज्म की जाती है और वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन लिया जाता है ब्लड के अंदर। ओके, सेल्स उसको यूज करती है। ओके, इसी तरह यहां पे लिपिड्स, उससे भी ग्लूकोज निकाला जाता है। इसी तरह यहां पे प्रोटीन्स की लिसिस होती है, वहां पे भी ग्लूकोज निकलता है। ओके, तो इस तरह से यहां पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, लिपिड्स और प्रोटीन जब ब्रेक होंगे तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, जब ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज में तो ग्लूकोजिनोलाइसिस। ओके, या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस तरह से यहां पे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, लिपिड्स बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, उनको क्या बनता है यहाँ पे ग्लूकोज देता है, वो प्रोटीन्स भी क्या देते हैं, ग्लूकोज भी देता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल और है यहाँ पे इसका, क्योंकि ये ट्रिपल एफ हार्मोन इसलिए कहते हैं उसको, हम 3 कंडीशन में निकलते हैं तो बहुत ही चेंजेस लाता है हमारी बॉडी के अंदर। ये एक और रोल, हेयर इरेक्शन। जो हमारे बॉडी के हेयर्स होते हैं, हमारे स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, जब भी डर आता है, जब भी डर लगता है हमें, तो ये हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। जैसे हम बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, वही है ये। ओके, एक और फंक्शन है इसका, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जो हमारी आंख का प्यूपिल है, इसकी डायलेशन होती है, ये साइज में बढ़ जाता है। क्यों? हमें डर होता है कि मेरा एनिमी कहाँ है, मेरा दुश्मन कहाँ है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, यानी कि हम अपने आंखें खोल के देखते हैं। ये भी एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, और एक कंडीशन होती है यहाँ पे स्वेटिंग, बॉडी में स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है। ओके, स्ट्रेस कंडीशन में, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में स्ट्रेस आता है जब बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे स्वेटिंग हो जाती है। स्वेटिंग कैसे हो जाती है? क्योंकि हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। जैसे वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, बॉडी ज्यादा ओवरहीट ना हो जाए, तो बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग प्रोड्यूस करती है। तो स्वेटिंग से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी पे लगता है। इस तरह से स्वेटिंग भी यहाँ पे हो जाती है। ओके, और एक चीज है जो ये कैटेकोलामाइन है, एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसोकंस्ट्रिक्शन। जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, मोस्टली स्किन के ब्लड वेसल्स, उनकी कंस्ट्रक्शन कराते हैं ये। अगर ये साइज इसका इतना बड़ा है, जब भी कैटेकोलामाइन आए, इसका साइज ये कम करता है। जब साइज कम करेगा तो बीपी बढ़ेगा। ओके, जो मैंने अभी बोला, ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। ओके, एक और चीज याद रखना, इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वैसोडाइलेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स, वो एक्सेप्शन है यहाँ पे, कुछ ऑर्गन्स के लिए क्या करता है ये, वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। किन ब्लड वेसल्स की वैसोडाइलेशन करता है ये? जो ब्लड वेसल जाते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को, जो ब्लड वेसल जाते हैं हमारे ब्रेन को, जो ब्लड वेसल जाते हैं हमारे लीवर को। ओके, तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे कैटेकोलामाइन्स की। इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ है या कोई पॉइंट स्किप हुआ हो जो मैंने नहीं पढ़ाया यहाँ पे, या जो जहाँ पे भी आपको डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इसका सिर्फ एक पार्ट खत्म हो गया। जो इसका सेकंड पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड का, वो है इसके डिसऑर्डर्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 दिन में अपलोड करूंगा, तो उस टाइम जो भी, तब तक जो भी आपको इसमें कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्ड चल गया सर?